हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी जीडी का 5 फरवरी के सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 5 फरवरी के सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति बनने से पहले जो है किस राज्य के राज्यपाल जो है ये रही थी। तो देखिए, अगर द्रौपदी मुर्मू की बात कर ले तो ये जो आपके वर्तमान में भारत की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में जो ये आपका कार्यरत है, और ये जो आपका 2015 से 2021 तक जो है ये झारखंड की 9वीं राज्यपाल जो है ये बनी थी। तो राष्ट्रपति बनने से पहले जो है ये झारखंड राज्य की जो वो राज्यपाल थी। तो झारखंड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर द्रौपदी मुर्मू की बात कर ले तो देखिए, द्रौपदी मुर्मू जो है भारत के राष्ट्रपति पद के लिए नामांकित होने वाली जो है अनुसूचित जनजाति की जो ये पहली सदस्य थी। वहीं स्वतंत्र भारत में जन्मी ये जो आपकी पहली राष्ट्रपति है, और इस पद को धारण करने वाली भी जो है सबसे कम उम्र की व्यक्ति है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। अब आपके मन में ये डाउट हो रहा होगा कि स्वतंत्र भारत में जन्मी पहली राष्ट्रपति और इस पद को धारण करने वाली सबसे कम उम्र की जो है की व्यक्ति है, तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है। तो देखिए, भारत की जो पहली महिला राष्ट्रपति थी ना, ये आपके प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि व्हेन वाज द फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्टेड, यानी पहली जो पंचवर्षीय योजना है ना, ये कब शुरू किया गया था। तो देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना जो है ये आपका वर्ष 1951 में जो ये आपका शुरू किया गया था। तो 1951 आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना की जो अवधि रही थी ना, ये आपका 1951 से लेकर 1956 तक रहा था। और ये जो आपका पहली पंचवर्षीय योजना था ये आपका हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। इसके अलावा पहली पंचवर्षीय योजना का अगर उद्देश्य की बात कर ले तो देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य रहा था ना, ये देश का कृषि विकास रहा था। दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य है ये आपके देश के औद्योगिक विकास पर रहा था। और तीसरी योजना का जो उद्देश्य है ना, ये देश के अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र बनाना था। चौथी पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य है ये विकास के साथ स्थिरता और आत्मनिर्भरता की उपलब्धि जो वो प्राप्त करना था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि पंचवर्षीय योजना से जो है आपके लगातार प्रश्न जो वो बन रहे हैं, तो यहाँ से एक्स्ट्रा फैक्ट जो वो देख लेते हैं, जहाँ से एग्जाम में आगे के शिफ्ट में पूछा जाएगा। जैसे कि पहली योजना की जो अवधि है ये आपका 1951 से 1956 तक रहा था। दूसरी योजना की जो अवधि है ना, ये आपका 1956 से लेकर जो है ये आपका 1961 तक रहा था। तीसरी योजना की जो अवधि है ना, ये आपका 1961 से 1966 तक रहा था। इसके बाद आपका योजना अवकाश आ गया था। यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि किस योजना के बाद जो है, यानी किस पंचवर्षीय योजना के बाद जो है आपका योजना अवकाश आ गया था। तो देखिए, तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद जो है आपका योजना अवकाश आ गया था। और योजना अवकाश की जो अवधि है ना, ये आपका 1966 से 1969 तक रहा था। चौथी योजना की बात कर ले तो इसकी जो अवधि है ये आपका 1969 से लेकर जो है 1974 तक रहा था। इसके बाद आपका पांचवी योजना की जो अवधि है ये आपका 1974 से 1978 तक रहा था। और इससे पहले भी आपका प्रीवियस शिफ्ट में आपसे पूछा गया था कि आपकी कौन सी पंचवर्षीय योजना जो है 1 साल पहले ही जो ये आपका समाप्त हो गया था। तो देखिए, ये जो आपका पांचवी पंचवर्षीय योजना था ये आपका जो है 1 साल पहले ही जो आपका समाप्त हो गया था। और पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद जो है आपका रोलिंग प्लान जो वो लाया गया था। और रोलिंग प्लान की जो अवधि है ना, ये आपका 1978 से 1980 तक रहा था। वहीं अगर छठी योजना की बात कर ले तो इसका जो अवधि है ये आपका 1980 से 1985 तक रहा था। सातवीं योजना की जो अवधि है ये आपका 1985 से 1990 तक रहा था। इसके बाद आपका वार्षिक योजना आ गया था। वार्षिक योजना की जो अवधि है ना, ये आपका 1990 से लेकर जो है 1992 तक रहा था। आठवीं योजना की बात कर ले तो 1992 से 1997 तक रहा था। नौवीं योजना की जो अवधि है ये आपका 1997 से 2002 तक रहा था। 10वीं की बात कर ले तो 10वीं योजना की जो अवधि है ना, ये आपका 2002 से 2007 तक रहा था। 11वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है ये आपका 2007 से 2012 तक रहा था। और अंतिम पंचवर्षीय योजना जो कि आपका 12वीं पंचवर्षीय योजना रहा था, और इसकी जो अवधि है ना, ये आपका 2012 से लेकर जो है 2017 तक रहा था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि टाइम्स आउट इज रिलेटेड टू विच गेम, यानी टाइम्स आउट जो शब्द है ना ये आपका किस खेल से संबंधित है। तो देखिए टाइम आउट की अगर मैं बात कर लूँ तो ये आपका बास्केटबॉल और क्रिकेट दोनों खेल से जो ये आपका संबंधित है। तो ऑप्शन में आई थिंक आपका क्रिकेट दिया गया था, तो क्रिकेट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि टाइम आउट जो है ना ये आपका क्रिकेट से जुड़ा एक नियम है और इसमें जो आपका क्रिकेट में आउट होने का जो है एक दुर्लभ और चर्चित तरीका भी है। और टाइम आउट होने वाले अगर पहले खिलाड़ी के बारे में पूछा जाए तो देखिए टाइम आउट होने वाले जो पहले खिलाड़ी थे ना ये श्रीलंका के बल्लेबाज एंजेलो मैथ्यूज थे। और एंजेलो मैथ्यूज जो है ये आपके 2023 के वनडे जो आपका वर्ल्ड कप हुआ था भारत में, उसमें बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए मैच में जो है इन्हें टाइम आउट जो वो दे दिया गया था। टाइम आउट होने के बाद खिलाड़ी जो है बिना गेंद का सामना किए जो है ये आउट हो जाते हैं। और टाइम आउट जो होता है ना ये आपका डायमंड या फिर प्लेटिनम डक का जो है एक मामला भी होता है। तो ये सारे फैक्ट जो आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2011 की जनगणना के मुताबिक किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर में जो है सबसे ज़्यादा अंतर जो वो देखने को मिला था। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष और महिला में जो सबसे ज़्यादा अंतर जो देखने को मिला था ना ये आपका राजस्थान राज्य में जो वो देखने को मिला था, क्योंकि राजस्थान राज्य में जो पुरुष साक्षरता दर रहा था ना ये आपका 79.19% रहा था। वहीं अगर महिला साक्षरता दर की बात कर ले तो यहाँ का जो महिला साक्षरता दर है ना ये आपका 52.12% रहा था, जो कि सबसे ज़्यादा अंतर जो इन दोनों में जो वो देखने को मिला था। तो राजस्थान राज्य आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर आगे के शिफ्ट में आपसे यहाँ से प्रश्न बने कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर के बीच प्रतिशत दर में सबसे छोटा अंतर जो है ये किस राज्य में देखने को मिलता है। तो देखिए सबसे छोटा जो अंतर है ना ये आपका मेघालय राज्य में जो वो देखने को मिलता है। अब देखिए लिटरेसी रेट से प्रश्न पूछा गया तो आगे की शिफ्ट में यहाँ से प्रश्न बनेगा कि जैसे देखिए भारत का जो लिटरेसी रेट रहा था यानी साक्षरता दर जो रहा था ना ये आपका 74.04% रहा था, जिसमें पुरुष साक्षरता दर की बात कर ले तो ये आपका 82.14% रहा था और महिला साक्षरता दर है ना ये आपका 65.46% रहा था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। वहीं सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य की बात कर ले तो ये आपका केरल राज्य रहा था। केरल राज्य का जो ओवरऑल लिटरेसी रेट है ये आपका 94% रहा था और पुरुष और महिला साक्षरता दर जो वो आप देख सकते हैं। दूसरे स्थान पे आपका लक्षद्वीप रहा था, तीसरे स्थान पे जो आपका मिजोरम राज्य रहा था, चौथे स्थान पे आपका गोवा राज्य रहा था, पांचवें पे जो है आपका त्रिपुरा राज्य, सिक्स पे जो आपका दमन और दीव रहा था और सातवें स्थान पे जो है ये आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह रहा था। तो ये तो हो गया आपका सबसे अधिक राज्यों के लिटरेसी रेट के बारे में। अगर सबसे कम लिटरेसी रेट की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए सबसे कम लिटरेसी रेट वाला जो राज्य रहा था यानी साक्षरता दर वाला जो राज्य है ये आपका बिहार राज्य रहा था। बिहार राज्य का जो ओवरऑल लिटरेसी रेट है ना ये आपका 61.80% रहा था, जिसमें पुरुष साक्षरता दर जो है ये आपका 71.20% रहा था और महिला साक्षरता दर जो है सबसे कम जो है ये आपका बिहार राज्य में ही देखने को मिला था, जो कि आपका 51.50% जो वो देखने को मिला था। इसके बाद ओवरऑल में आपका अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम जो वो साक्षरता दर रहा था। उसके बाद आपका राजस्थान राज्य का रहा था। अब देखिए यहाँ से इसलिए मैं ये प्रश्न ले रहा हूँ कि यहाँ से आपका प्रश्न बनेगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा रहा था। तो देखिए सबसे कम तो आपका बिहार राज्य रहा था, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है कि बिहार को ऑप्शन में नहीं देता है, तो फिर आपका राजस्थान राज्य का जो महिला साक्षरता दर है ना बिहार के बाद सबसे कम रहा था। आप यहाँ पर डाटा भी जो वो देख सकते हैं सभी राज्यों का। ये जो डाटा ये आपका ओवरऑल है, ये जो आपका पुरुषों का है और ये जो आपका महिलाओं का है, तो ये डाटा से आप जो वो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था व्हाट इज द लेंथ ऑफ द हॉकी फील्ड, यानी हॉकी के मैदान की जो है लंबाई कितनी होती है। तो देखिए हॉकी के मैदान की जो लंबाई है ना ये जो आपका 91.4 मीटर होता है। वहीं अगर हॉकी की फील्ड की चौड़ाई की बात कर ले तो ये आपका 55 मीटर होता है और ऑप्शन में आपका 55 मीटर दिया गया था, तो 55 मीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर फुटबॉल की बात कर ले आगे की शिफ्ट में अगर आपसे फुटबॉल का पूछा जाए तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय मैचों के लिए फुटबॉल मैदान की जो लंबाई है ना ये आपका 100 से 110 मीटर होता है और चौड़ाई की बात कर ले तो ये आपका 64 से 75 मीटर होता है। इसके अलावा कबड्डी के बारे में भी जो एग्जाम में पूछा जाता है तो देखिए कबड्डी के मैदान की जो लंबाई है ना पुरुषों के लिए ये आपका 13 मीटर होता है और महिलाओं के लिए जो कबड्डी के मैदान की जो लंबाई है ना ये आपका 12 मीटर होता है। वहीं अगर कबड्डी मैदान की चौड़ाई पूछा जाए तो पुरुषों के लिए जो ये आपका 10 मीटर होता है और महिलाओं के लिए जो इसकी चौड़ाई है ना ये आपका 8 मीटर होता है। इसके अलावा कबड्डी मैदान जो है ये किस शेप का होता
है तो ये आपका आयताकार शेप का होता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ, यानी स्नेल के नियम को जो है और किस नियम के रूप में जो वो जाना जाता है। तो देखिए स्नेल के नियम को जो है मैं आपको बता दूं कि इसे जो है आपका लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन के नियम के रूप में भी जो है इसे जो है वो जाना जाता है। और देखिए मैं आपको बता दूं कि वर्ष 1621 में जो है ये आपके विल्बोर्ड स्नेल के द्वारा जो है अपवर्तन के नियम यानी स्नेल का नियम को जो वो खोजा गया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले स्नेल का नियम कहता क्या है। तो देखिए ये नियम आपका बताता है कि जब प्रकाश की किरण एक ही रंग की होकर किसी सीमा तल पर पड़ती है तो जो आपतन कोण और अपवर्तन कोण के जो साइन का अनुपात होता है ना, ये आपका एक नियतांक होता है और इसी नियतांक को जो है ये आपका अपवर्तनांक जो है वो कहा जाता है। स्नेल के नियम के बारे में अगर ज़्यादा जानकारी की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए स्नेल के नियम को जो है ये आपका अपवर्तन के नियम भी जो वो कहा जाता है। और ये जो नियम है ये आपका प्रकाश के किसी खास तरंग दैर्ध्य और दो खास माध्यमों के बीच जो ये आपका लागू होता है। जब प्रकाश की किरण लंबवत रूप से पड़ती है तो उसकी गति जो वो बदल जाती है, लेकिन इसकी दिशा जो है ना वो नहीं बदलता है। लेकिन जब प्रकाश की किरण जब आपका विरल माध्यम में गुजरता है तो ये जो आपका अभिलंब की ओर जो वो झुक जाता है। और जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गुजरता है तो ये जो आपका अभिलंब से जो ये आपका दूर जो वो झुक जाता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि स्नेल के नियम का जो इस्तेमाल है ना, ये आपका इसका इस्तेमाल करके प्रकाश के अपवर्तन को जो वो समझा जा सकता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि कच्छ का रण उत्सव किस महीने में मनाया जाता है। तो देखिए कच्छ का रण उत्सव की बात कर ले तो ये जो आपका हर साल नवंबर के आखिरी से शुरू होकर जो है फरवरी के महीने तक जो ये आपका मनाया जाता है। और ये जो आपका कच्छ का जो रण उत्सव है ना, ये आपका 3 महीने तक जो ये आपका चलता है। तो नवंबर से फरवरी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कच्छ के रण उत्सव को ही जो है ये आपका व्हाइट डेजर्ट फेस्टिवल भी जो वो कहा जाता है। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि रण उत्सव जो आपका किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये आपका गुजरात राज्य में मनाया जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन जो आपका बजट से आया था जो आपका वित्तीय वर्ष 2019-20 का पूछ लिया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना टफ लेवल का प्रश्न आपसे पूछा गया था। पूछा ये गया था कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में जो है आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है फसलों के लिए जो वो क्या रहा था। आप किस फसल का पूछा गया ये तो बच्चों द्वारा मुझे नहीं मिल पाया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 2019-20 के वित्तीय वर्ष में आपका जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य जो आपका चने की अगर बात कर ले तो देखिए चने का जो आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य जो रहा था ना, ये आपका 4,875 रुपये प्रति क्विंटल रहा था। मसूर का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है ना, ये आपका 4,800 रुपये प्रति क्विंटल रहा था। सरसों का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है ये आपका 4,425 रुपये प्रति क्विंटल रहा था। कुसुम का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है ना, ये आपका 5,215 रुपये प्रति क्विंटल रहा था। उड़द का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य ये आपका 5,700 रुपये प्रति क्विंटल रहा था। तिल का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है ना, ये आपका 6,485 रुपये प्रति क्विंटल रहा था। राम तिल का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य ये आपका 5,940 रुपये प्रति क्विंटल रहा था। वहीं मूंगफली का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है ना, ये आपका 5,090 रुपये प्रति क्विंटल रहा था। तो इन्हीं में से आपका कुछ जो वो पूछा गया होगा, तो इनमें से जो भी पूछा गया होगा मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात कर ले तो देखिए ये जो आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य है ना, इसका जो निर्धारण है ये भारत सरकार के द्वारा जो वो की जाती है। और मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये आपका वह दर होता है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है और ये किसानों की उत्पादन लागत से जो है कम से कम 1.5 गुना ज़्यादा होता है। तो इसे ही जो आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो वो कहा जाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि कृष्णा नदी के किनारे कौन सा नृत्य जो वो किया जाता है। और इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट था क्योंकि एक ही प्रश्न जो है ये बच्चे ने भेजा था, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए जो है ये क्वेश्चन शेयर कर देता हूँ। तो देखिए कृष्णा नदी के किनारे जो है ना, ये आपका रासलीला नृत्य जो वो किया जाता है। और ये जो आपका रासलीला नृत्य है ये आपके भगवान कृष्ण और राधा की रासलीला पर आधारित जो है एक पारंपरिक नृत्य है। और ये जो नृत्य है ना, ये आपका उत्तर प्रदेश में बहुत प्रसिद्ध नृत्य है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपका जो है यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है कि कृष्णा जिले से जो है आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले से जो है कौन से शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति हुई है। तो देखिए आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले से जो है ये आपका कुचिपुड़ी नृत्य की जो वो उत्पत्ति हुई है। और ये जो आपका कुचिपुड़ी जो नृत्य है ना, ये आपका कृष्णा जिले के गाँव के नाम पर ही जो है ये आपका रखा गया है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था, संभाग के रायगढ़ घराने के कथक नर्तक
पंडित रामलाल बेरठ को जो है 2024 में कौन सा पुरस्कार से जो वो सम्मानित किया गया था? तो देखिए, अगर रामलाल बेरठ की बात कर ले तो ये जो आपके एक कथक नर्तक हैं और इन्हें 2024 में जो है आपका पद्मश्री पुरस्कार से जो वो सम्मानित किया गया था। तो पद्मश्री आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, पद्म पुरस्कार से आपके लगातार प्रश्न बन रहे हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि 2024 में जो है टोटल आपके 132 लोगों को जो है पद्म पुरस्कार जो वो प्रदान किया गया था, जिसमें 5 को जो आपके पद्म विभूषण, 17 को जो आपके पद्म भूषण और 110 व्यक्तियों को जो है पद्मश्री पुरस्कार जो वो प्रदान किया गया था। जिसमें अगर 2024 में अगर बात कर ले तो इसमें 30 महिलाएं जो वो शामिल थी और 9 को जो है ना ये आपका मरणोपरांत जो वो पुरस्कार जो वो प्रदान किया गया था। तो देखिए, पद्म विभूषण जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, 2024 में 5 लोगों को पद्म विभूषण जो वो जो प्रदान किया गया था। सबसे पहले आपका श्रीमती विजया माला बाली को जो प्रदान किया गया था, जो कि कला के क्षेत्र में जो इन्हें प्रदान किया गया था और ये जो आपके तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। सेकंड आपका कोनादिला चिरंजीवी को जो कला के क्षेत्र में जो आपका दिया गया था और ये जो आपके आंध्र प्रदेश से संबंधित है। इसके अलावा एम वेंकैया नायडू को भी जो आपका सम्मानित किया गया था, जो कि आपके सार्वजनिक कार्य से जो ये आपके संबंधित है और ये जो आपके आंध्र प्रदेश राज्य से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा बंदेश्वर पाठक को भी जो आपका 2024 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और सामाजिक कार्य के क्षेत्र में जो इन्हें सम्मानित किया गया था और ये जो आपके बिहार राज्य से संबंधित है। इसके अलावा कला के क्षेत्र में जो है आपके श्रीमती पद्म सुब्रमण्यम को जो है ये आपका जो है पुरस्कार से प्रदान किया गया था और ये जो आपके तमिलनाडु राज्य से जो वो बिलोंग करती है। तो ये सारे फैक्ट जो आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य मदर्स एंड विच कास्ट डिड सी बिलोंग टू, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के माता का नाम क्या था और इनका जो जाति था ना, इनके जाति के बारे में भी जो वो पूछा गया था। तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के माता का जो नाम था ना, यानी माँ का जो नाम था, ये आपका मुरी या फिर मुरा मौर्य था। तो मुरी मौर्य आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और इनके अगर जाति की बात कर ले तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के माता पिता जो थे ना, ये दोनों क्षत्रिय यानी योद्धा फिर राजकुमार जाति के जो ये सदस्य थे। तो आपका मुरी मौर्य और क्षत्रिय आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही जो है आपके मौर्य वंश की स्थापना जो वो किया गया था और चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम अगर पूछा जाए तो ये आपके बिंदुसार थे। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विच इज द स्टेट विद द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन नॉर्थ इंडिया अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा रहा था। यहाँ पर उत्तर भारत का जो वो पूछा गया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जो राज्य रहा था ना, ये आपका हिमाचल प्रदेश रहा था। हिमाचल प्रदेश का जो लिटरेसी रेट ओवरऑल ये आपका 82.80% रहा था, जिसमें पुरुष साक्षरता दर जो है ये आपका 89.53% रहा था। इसके बाद आपका महिला जो साक्षरता दर है ना, ये आपका 75.93% रहा था। और बहुत सारे बच्चों ने जो उत्तराखंड मार्क कराया है, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो आप उत्तराखंड मार्क कराया ना, तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ओवरऑल में जो उत्तराखंड जो लिटरेसी रेट में आता है ना, ये 16वें पायदान पे आता है, जबकि हिमाचल प्रदेश ओवरऑल में जो है ये आपका 11वें पायदान पे आता है। इसलिए आपका हिमाचल प्रदेश जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ है कि प्रधानमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना का जो है उद्देश्य जो वो पूछा गया था। तो देखिए, प्रधानमंत्री के खाद्य सुरक्षा योजना का जो उद्देश्य है ना, ये गरीबों को भोजन उपलब्ध कराना और आबादी की पोषण स्थिति में जो वो सुधार करना है। तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, प्रधानमंत्री के योजनाओं से आपके लगातार प्रश्न बन रहे, तो आगे की शिफ्ट में यहाँ से प्रश्न बनेगा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है ना, ये आपका किस तारीख को जो वो आपका शुरू किया गया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि 24 फरवरी 2019 को जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 1 करोड़ से अधिक किसानों को जो है 2000 रुपए के पहली किस्त हस्तांतरित करके इस योजना का जो शुभारंभ है ना, वो किया गया था। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का उद्देश्य क्या रहा था। तो देखिए, पीएम किसान योजना का जो उद्देश्य रहा था ना, ये प्रत्येक फसल चक्र के अंत में प्रत्याशित कृषि आय के अनुरूप उचित फसल स्वास्थ्य और उचित पैदावार सुनिश्चित करने के लिए जो है विभिन्न आदानों में खरीद में जो है लघु और सीमांत किसानों के वित्तीय जरूरतों को जो वो पूरा करना था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
एक क्वेश्चन जो आपके भारत के महान्यायवादी से प्रश्न जो वो पूछा गया था, यानी अटॉर्नी जनरल से प्रश्न पूछा गया था। एग्जैक्टली क्या प्रश्न पूछा गया था ये बच्चों द्वारा तो मुझे नहीं मिल पाया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल की जो नियुक्ति है ना, ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 76 के अंतर्गत जो वो किया जाता है। इसके अलावा अनुच्छेद 76 और अनुच्छेद 78 जो है ना, ये भारत के महान्यायवादी से जो वो आपका संबंधित है, और ये जो आपके राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद जो वो धारण करते हैं, और इन्हें जो आपका मत देने का अधिकार नहीं दिया जाता है। इसके अलावा संविधान ने महान्यायवादी को जो है पारिश्रमिक तय नहीं किया है। इसके अलावा उन्हें सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य भी जो वो माना गया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारत के महान्यायवादी जो होते हैं ना, ये देश के सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं। और वर्तमान में अगर महान्यायवादी की बात कर ले तो देखिए, वर्तमान में जो भारत के अटॉर्नी जनरल है ना, ये आपके आर वेंकटरमणि है। और आर वेंकटरमणि ये जो आपके 16वें नंबर के जो है भारत के महान्यायवादी है। और इनसे पहले जो है आपके भारत के जो है अटॉर्नी जनरल कौन थे, तो ये आपके के वेणुगोपाल थे, जो कि आपके 15वें अटॉर्नी जनरल थे। और आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि भारत के जो है पहले अटॉर्नी जनरल यानी पहले महान्यायवादी जो है ये कौन थे। ये जो आप कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि नास्तिक शब्द का जो विलोम शब्द पूछा गया था। तो देखिए, नास्तिक शब्द का जो विलोम शब्द होता है ना, ये आपका आस्तिक होता है। तो आस्तिक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि ये तो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था, हाँ देखिए, मैथ से एक प्रश्न बच्चों द्वारा मुझे मिल पाया था कि दो संख्याओं का जो मसा है ना, यहाँ पर डिजिट थोड़ा आपका चेंज कर दिया हूँ, लेकिन मैं आपको डिजिट भी जो है बच्चों के द्वारा मुझे मिल गया है। जैसे कि दो संख्याओं का जो मसा था ना, वो आपका 6 दिया गया था, यानी जो आपका HCF है ये आपका 6 दे दिया गया था। उसके बाद आपका तथा LCM जो था ये आपका कितना दिया गया था। तो देखिए, LCM की बात कर ले तो LCM जो था ना, ये आपका 168 जो वो दिया गया था। और यहाँ पर जो है यदि एक संख्या भी जो आपका दे दिया गया था, एक जो संख्या था ना, यानी पहली जो संख्या थी ये कितना दिया गया था, तो पहली संख्या जो आपका 24 जो वो दे दिया गया था। और दूसरी संख्या जो आपको ज्ञात करना था यानी निकालना था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि पहली संख्या आपका 24 दिया गया था, मसा जो आपका 6 दे दिया गया था, और लसा जो आपका 168 जो वो दे दिया गया था। तो इसका आपका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू लसा यानी LCM इंटू HCF होता है। तो इस फॉर्मूले पे आपको इजीली जो वो पुट कर देना था। तो पहली संख्या हमारा कितना दिया गया था, तो देखिए पहली संख्या जो है ये हमारा 24 दिया गया था, वही दूसरी संख्या में निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम दूसरी लिख देते हैं। उसके बाद आपका लसा हमारा कितना दिया गया था, तो देखिए LCM जो है ये हमारा 168 दिया गया था, और HCF जो ये हमारा 6 दिया गया था। तो देखिए दूसरी संख्या में निकालना है। तो अब इस 24 को हम इधर ले जाएंगे। ठीक है, तो हमारा फिर क्या आ जाएगा, तो देखिए हमारा 168 इंटू 6, जब इधर हमारा पहली संख्या जाएगा तो हमारा डिवाइड में हो जाएगा। इधर जब आपका मल्टीप्लाई में है तो जब इधर जाएगा ना, इक्वल के इधर जाएगा तो हमारा डिवाइड में हो जाएगा। तो ये आपका 24 हो जाएगा। ठीक है, तो हम कैसे काटेंगे, तो 6 चौका 24, ये 24 होगा ना। तो जब आप इसको करोगे, 4 को जब 168 से आप डिवाइड करोगे ना, तो हमारे कितना निकल कर आ जाएगा, तो 4 चौका 16, यहाँ पे 16 आ गया। ठीक है, 4 दूनी 8, तो ये हमारा कितना निकल कर आ जाएगा, तो ये हमारा 42 जो वो निकल कर आ जाएगा। यानी जो दूसरी संख्या आएगा ना वो 42 आ जाएगा। तो 42 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर परलोक शब्द का जो विलोम शब्द पूछा गया था। तो देखिए, परलोक शब्द का जो विलोम शब्द होता है ना, यह आपका इहलोक होता है। तो इहलोक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि संभाग, तो मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको बता दिया है। हाँ, यहाँ पर एक आपका सार्थक शब्द से जो वो प्रश्न पूछा गया था हिंदी में। तो देखिए, जिन शब्दों से किसी निश्चित अर्थ का पता चले ना, उसे ही जो आपका सार्थक शब्द जो वो कहा जाता है। और सार्थक शब्द के अगर उदाहरण की बात कर ले तो देखिए, घर, पेड़, फूल, पानी, आगे, बाग, सुबह, रात, चांद, ये सभी जो होते हैं ना, ये आपके जो है सार्थक शब्द के उदाहरण है। और जिन शब्दों से कोई भी अर्थ नहीं निकलता है उसे जो आपका निरर्थक शब्द जो वो कहा जाता है। और निरर्थक शब्द के अगर उदाहरण की मैं बात कर लूँ तो अरे, आहो, वाह, निपा, ये सभी जो होते हैं ना, ये आपके निरर्थक शब्द होते हैं। इसके अलावा सार्थक शब्दों का जो प्रयोग है ना, ये आपका वाक्य में किया जाता है। और वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द को जो है ये आपका क्या कहा जाता है, तो ये आपका पद जो वो कहते हैं। और व्याकरण के मुताबिक सार्थक शब्दों के जो ये आपके 8 भेद होते हैं। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। अब स्टूडेंट के जो है ओवरऑल अगर रिव्यू की मैं बात कर लूँ तो देखिए, एक क्वेश्चन आपका था कि मेरी किताब मेरे मित्र के पास है, उसमें कौन सा विदेशज है, कुछ ऐसा करके
आपका प्रश्न जो वो पूछा गया था। इसके अलावा पुल्लिंग स्त्रीलिंग से भी जो आपका एक प्रश्न जो वो देखने को मिला था। हिंदी में 2 क्वेश्चन थोड़े कंफ्यूजिंग टाइप के, बाकी इजी आपके थे पेपर। गद्यांश से मैं आपको बता दूं कि हर शिफ्ट में आपका 5 प्रश्न जो वो पूछा जा रहा है। इसके अलावा मैथ्स में आपका CISI से आपका प्रश्न आया था। रेलगाड़ी से भी प्रश्न देखने को मिला था। टाइम एंड डिस्टेंस से भी आपका प्रश्न जो है वो देखने को मिला था। सिंप्लीफिकेशन से जो आपका सबसे ज़्यादा प्रश्न जो वो देखने को मिल रहा है, जो कि आपका बोर्डमास रिलेटेड ही जो है आपके सिंप्लीफिकेशन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। किस्त वाला भी जो है प्रश्न पूछा गया था। परसेंटेज एवरेज से भी जो आपका एक क्वेश्चन देखने को मिला था। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो आपका घनाभ से था। बाकी 19 जो क्वेश्चन थे ना, ये आपके अरिथमेटिक के जो वो पूछे गए थे। तो इतने प्रश्न जो आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले थे, जो कि आपके 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जिनका भी थर्ड शिफ्ट में एग्जाम था, तो आप थर्ड शिफ्ट का जो क्वेश्चन है ना, इस वीडियो के नीचे जो आप कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं थर्ड शिफ्ट का वीडियो जो वो जल्दी आप लोग के लिए अपलोड कर दूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।